हेलो, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का अपने इस एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज अपनी केमिस्ट्री की जर्नी को और आगे लेके चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्लास में हमने केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट को खत्म किया था। फर्स्ट यूनिट से जितने भी चैप्टर थे उन चैप्टरों से प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को कलेक्शन हमने यहाँ पे किया था सॉल्व विद कंसेप्ट के साथ, रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से अपनी जर्नी चल रही है, बहुत मजा आ रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना। तो आज से आपकी ये यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट हो रही है और देखते हैं कि यूनिट नंबर सेकंड से कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टरों में से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व। ठीक है ना। धीरे धीरे, प्यार भरी नजरों से। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, सिनेरियो केमिस्ट्री, ठीक है ना, रसायन विज्ञान, और इसी के साथ साथ आपके भौतिक विज्ञान की भी क्लासेस चल रही हैं, मतलब फिजिक्स की। ठीक है ना। ऑलरेडी कुछ क्लासेस उसमें अपने इस चैनल पे अपलोडेड आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सारी क्लासेस आपकी सीक्वेंस से मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो वो आपकी वो फिजिक्स का पार्ट है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट भी एज अ सेम आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो केमिस्ट्री का भी सारी क्लासेस सीक्वेंस से सभी एक एक क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो सभी क्लासेस का लाभ उठाना है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। केमिस्ट्री की क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, चलो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और चैप्टर का नाम पढ़ने से पहले ये भी तो देख ले कि यूनिट नंबर सेकंड में कौन सा है। यूनिट नंबर सेकंड, और यूनिट नंबर सेकंड का नेम क्या है आपका? वो है आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ पीरियोडिक टेबल के टर्मिनोलॉजी कुछ होते हैं, कुछ उनके अंक वगैरह होते हैं ना। तो आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखी होगी, कुछ तत्वों, एलिमेंट्स के कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, ठीक है ना, उनका एटॉमिक मास क्या होता है, तो सभी चीजें आपको, ये सब बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर वो पता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं। चलो, अब आपको यहाँ पे चैप्टर नहीं, हम तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे यहाँ पे। हालांकि आपको जब यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे तो ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको यहाँ पे सारा कुछ सॉरी सॉरी, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, यहाँ पे फिर से सब याद आ जाएगा। ठीक है ना। तो हैक्टिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। यूनिट सेकंड में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्या है आपका? परमाणु और उसके मूल घटक। ठीक है ना। परमाणु और उसके मूल घटक, एटम एंड देयर फंडामेंटल। ठीक है ना। तो देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और कंपोनेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं इस अपने चैप्टर को। पहला ही चैप्टर कौन सा है? यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है सामान्यतया परमाणु के नाभिक में, सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है ना, होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन है, केवल न्यूट्रॉन। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़िए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सबका मीन तो पता होना चाहिए कि होते क्या है। ठीक है ना। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सबसे सबकी वैल्यू मतलब सबकी डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। मतलब एटम मतलब परमाणु, किसी तत्व का वह छोटा से, देखो भाई डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद इससे बनने वाले जितने भी संभावित क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है ना। मैं इसीलिए कहता हूं आपके स्लाइड में जो आपके क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन है, सॉरी क्वेश्चन है, उसके बाद उसके कौन सा करेक्ट आपको, वो तो आपके ऊपर है। किस एग्जाम में आया, कब आया, डेट कौन सी, तारीख कौन सी, सब आपको लिखा है। उसके बाद जो नीचे आपका ये पोर्शन लिखा होता है, ये भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना। चलो, तो इन पे ज्यादा ध्यान देना, इन पॉइंटों पे। आप समझते हैं कि सबकी डेफिनेशन, परिभाषा, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता या रह सकता। ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में, अब भाई मेरे देखना क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में, किसके? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अब समझते हैं कि प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। आइए मेरे भाई, क्या है प्रोटॉन? आप समझते हैं प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है
जिसका ये इंटरनल पार्ट में होता है। किसके इंटरनल पार्ट में होता है? परमाणु के इंटरनल अंदर में होता है। कौन सा? प्रोटॉन। एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन, परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर, इसको हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग इक्वल होता है। ठीक है ना, ये बात भी याद रखना। और इस पर इकाई धन आवेश रहता है। ठीक है ना, कौन सा आवेश रहता है? ऋण या धन? तो आप बोलेंगे धन आवेश प्लस की वैल्यू। ठीक है, परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय किसको जाता है? भाई किसने इसकी खोज की थी, ये भी बात तो आपको पता है। देखो, टू द पॉइंट चीजों को समझना। ठीक है ना, गोल्ड स्टीन। कौन से है? गोल्ड स्टीन को जाता है श्रेय। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आप समझ पा रहे हैं ना मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है ना, चलो, बहुत ही प्यारा। एटम के अंदर क्या हो गया? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। चलो, उसके बाद जो आपका न्यूट्रॉन की डेफिनेशन पढ़ी बची है भाई, उसको भी तो पढ़ लो। परमाणु की आपने पढ़ ली डेफिनेशन। ठीक है ना, परमाणु मतलब एटम। प्रोटॉन की पढ़ ली। उसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता। ये बात भी आप याद रखेंगे कि जो आपका ये न्यूट्रॉन होता है, कौन सा? न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ना तो धनावेश होता है, ना ही ऋणावेश होता है। ये बात भी आप माइंड में कहीं रख लीजिए। इसके बाद चलते, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। भाई जाहिर सी बात है, फिर ये उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज, अब देखना मेरे भाई, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। यहां से आपका संभावित क्वेश्चन 100% बन सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो भाई समझते हैं ना कि न्यूट्रॉन की जो आपकी खोज है किसने की? 1932। कब? 1932, 1932 ईस्वी में किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक ने और बेरेलियम ने। कौन सा? बेरेलियम जी ने। ठीक है ना, धातु पर अल्फा कणों की क्या की थी? अल्फा कणों से आघात कराकर की, मतलब अल्फा कणों की बमबारी कराकर, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट किया। चलो, चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां से आपके तीन, देखो एक क्वेश्चन तो आपका है ही बना बना, फिर देखना एक यहां से बन सकता है 2, एक यहां से बन सकता है 3, और इसके भी कंक्लूजन हो सकता है ना 4। यहां से किसने किया? 5, और ये भी कंक्लूजन 6। देखो, एक क्वेश्चन किया, ऑलरेडी आपके 5 क्वेश्चन और निकल के आ गए। ठीक है ना, तो चीजों को समझना है बिल्कुल सटीक पॉइंट पे। ठीक है ना, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक है कि क्या आ सकता है? विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु, सूक्ष्माणु, ठीक है ना, परस्पर प्रभावित है। क्या है बताइए? न्यूट्रॉनो या पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? बताइए, यहां से पढ़िए इसकी डेफिनेशन, आपको सारा कुछ क्लियर होगा। कह रहा है कि न्यूट्रॉनो, कह रहा है न्यूट्रॉनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभावित है। ठीक है ना, परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रॉनो एक नया कण है। क्या कह रहा है? न्यूट्रॉनो एक नया कण है। देखो नाम समझना, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनो। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रिनो का सन 1930 में, 1930 ईस्वी में किसने किया था? समझते, पाउली ने किया था। किसने किया था भाई मेरे? यहां से देखिए, इसका आविष्कार किया था पाउली जी ने। ठीक है ना, तथा इस कण का, इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार सिद्धांत भौतिकीविद फर्मी ने सन 1934 में किया था, 1934 ईस्वी में किया था, बतलाया। ठीक है, यह बताया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये बात तो ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि जो आपका न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? वो की थी आपकी चैडविक ने।
आइए यहां से, कह रहा 333 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा भाई, कह रहा है कि रदरफोर्ड के, अच्छा इसको सही तो कर भी करना है भाई, इसमें से मतलब कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपको, ये बात तो भाई अपने सर्च की नहीं, पढ़ तो सभी लिया, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वही तो पूछ रहा है ना इसके, न्यूट्रिनो, ठीक है ना। कह रहा था विद्युत की तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभावित है, वो आपका क्या है, न्यूट्रिनो, ठीक है ना। यहाँ से भी आपका सारा कुछ पॉइंट, सारा कुछ कंक्लूजन क्लियर हुआ। कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप, फलस्वरूप इसके अल्फा कण और रदरफोर्ड जी की बात हो रही, की खोज हुई थी, कब हुई थी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु नाभिक या प्रोटॉन, तो बताइए क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, परमाणु के नाभिक रदरफोर्ड जी ने किया था इसके फलस्वरूप। चलो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्वय कणों को कहा जाता है, यहां से पढ़िए आपका पॉइंट क्लियर हो। कह रहा है इसी खोज, कह रहा है इसकी खोज, चलो, कह रहा है मेरे भाई इसकी खोज सन 1932 1932 ईस्वी में कार्ल डी, ठीक है ना, एडरसन ने की थी। यह एक धनावेशित, हाँ यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं, क्या, एंटी कण भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी मेरे भाई, ठीक है, पॉजिट्रॉन, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन। उसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना था भाई, वो हमने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आइए इसका बताइए, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से पढ़िए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बाद हम बताएंगे इसमें से। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको आप कलेक्ट कीजिए। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आपका वो कक्षा में घूमता है आपका, ठीक है ना। कौन सा चार्ज होता है उसमें, निगेटिव, मतलब माइनस का चार्ज होता है, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय, ये भाई देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, आपके इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन, ठीक है ना, बहुत अच्छे से नाम याद होगा, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान की वैल्यू क्या होती है, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, याद रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पढ़ते हैं ना तब समझ में आएगा। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, नहीं, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो धनात्मक है, नहीं ये नहीं होगा। अब पढ़ते हैं कि एक नेट आवेश के साथ साथ उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, बहुत ही बेहतरीन। इसके साथ साथ नेट आवेश के साथ साथ उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट, ठीक है ना। चलते हैं भाई मेरे नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि जे चैडविक, हाँ कौन से, जे चैडविक ने किस उप परमाणवीय कण की खोज की थी, किसने, जे चैडविक ने। तो यहां से आइए भाई आपको दिखेगा कौन सा कण है, ये देखो, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में, जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, कब, 1932 में, किसने की थी, जे चैडविक ने की थी, ठीक है ना, किसकी, न्यूट्रॉन की। यह एक आवेशित, आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। यह एक अस्थायी मूल कण है, ये अस्थायी मूल कण है, ये कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है ना। देखो, और उसके बाद आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसकी वजह से
मतलब आवेश रहित है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप देख पा रहे हैं, सीन कर पा रहे हैं, न्यूटन। चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी हाँ को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं आपको, वो भी आपको यहाँ पे रिकॉल करनी है टू द पॉइंट। देखो कुछ वैज्ञानिक का नाम लिखा है और कब कब इसने खोज की थी, कब, ठीक है ना, और किसकी, और उसके बाद नोबेल पुरस्कार किसको मिला, कब मिला, वो चीजें आपको डायरेक्ट यहाँ से देखनी है। देखो जो जे थॉमसन जी हैं, उन्होंने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। पुरस्कार कब मिला था, 1906 में, 1906 में। इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कौन से, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, इन्होंने क्या किया था, नाभिकीय भौतिक का जनक सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आप समझ सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया था क्लास 12th में, तो ऑलरेडी ऑफिशियली बताया जाता है। और ये आप पूरा का पूरा इनका स्टेटमेंट जो होता है, पीछे की कहानी, ठीक है ना, अभिधारणा, थ्योरी वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिकीय भौतिक का जनक सोने की पन्नी, ठीक है ना, उस पे एक्सपेरिमेंट किया था, के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला मेरे भाई, तो इनको मिला 1908, मतलब कि 1908 ईस्वी में। उसके बाद देखिए जो आपके लास्ट आपको क्या लिखा है, नील्स बोर जी हैं, जो आपके जो नील्स बोर जी हैं, इनको कब मिला था, परमाणु संरचना पर विशेष योगदान इनका रहा, ठीक है ना, कि जो आपके परमाणु की पूरी पूरी संरचना है, ठीक है ना, पूरा फिगर, उन पे इनका योगदान रहा। और कब नोबेल पुरस्कार मिला, 1922, 1922 में, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 1906 में, 1906 में कौन है, वो आपके जे टॉमसन जी हैं, ठीक है ना, जे टॉमसन जी। समझ में आई चीजें ना। चलते हैं नेक्स्ट, कौन हो जाए, जे थॉमसन जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, जे थॉमसन होना चाहिए, ठीक है ना, आप करेक्ट कर लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। 238 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बहुत ही बेहतरीन, आप जानते हैं जे थॉमसन जी हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज श्रेय जाता है जे थॉमसन जी को। इसके बाद इसकी वैल्यू भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान, समझना, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा को है, क्या है, देखो समझते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वैल्यू आपको याद रखनी है, हो सकता है कहीं न्यूमेरिकल बन जाए तो वहां भी आपको रखना पड़ जाए, ठीक है ना। चलो इसके बाद तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश, इसका इकाई जो एक ऋण आवेश होता है वो कितना होता है भाई मेरे, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि बहुत ही बेहतरीन फेमस है ये। और ज्यादातर क्वेश्चनों में मतलब एग्जाम्पल अगर मिल जाए, सबसे पहले वैल्यू इसकी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि एक इकाई ऋण आवेश पर कितना चार्ज होता है। आप बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। चलो समझ पाए ना, बहुत ही देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको एक केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन, चैप्टर भी बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना, समझ सकते हैं चीजों को आप। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, ठीक है ना, जे थॉमसन। चलो आइए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाँ किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। अब देखते हैं सकारात्मक। चलो, प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलक भूत कण है, ठीक है ना, ये बात आपको देखो याद रखनी है, जो कि आपका देखो प्रोटॉन का धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है। और समझते हैं जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, ठीक है ना, किसके, एटम के जो इंटरनल पार्ट में होता है, क्या होता है, कह रहा है इंटरनल के, सॉरी, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। चलो इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा न्यूक्लियन कहलाता है, ठीक है ना। प्रोटॉन, देखो ये आपका एटम है, उसके बाद प्रोटॉन और
प्लस न्यूट्रॉन का जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इंटरनल पार्ट वाला क्या कहेगा, न्यूक्लियॉन। ठीक है ना भाई, चलो वो कहलाएगा आपका न्यूक्लियॉन। कहा जाता है जो कि परमाणु, हाँ, नाभिक में नाभिकीय बल से आपास में बंधे होते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस में जब आप देखो, ये एग्जांपल लेते हैं इसका, ये आपका क्या है, सन। उसके बाद आपके ये अदर प्लेनेट हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और प्लूटो का भी हुआ करता था, वो हटा दिया गया था 2006 में। बाकी आप ज्योग्राफी का पार्ट है, पढ़ लेना आप। ठीक है ना। अब जब जितने सन के पास देखो होंगे, अब मान लो कि देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, अब आपको अर्थ को ही कंसीडर करना है। अब ये जितने जो इसके कक्षा में घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कुछ आपके क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुछ ज्यादातर आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जितना पास में होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप चीजों को। ठीक है, तो नाभिक के पास, न्यूक्लियर के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो आपके जो कण होते हैं वो ज्यादा कठोर वहां पे बंधे होते हैं, बंध उसका स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि आप समझ सकते हैं, प्रोटॉन। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए भाई, मेरे 240 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत, अपोजिट की बात हो रही है, गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, बताइए। पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटोन, ये देखो एक नया शब्द आया है, फोटोन, या न्यूट्रिनो। ठीक है ना, न्यूट्रिनो। आप समझते हैं यहाँ पे देखो, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण, ठीक है ना, उनको प्रतिकण कहते हैं भाई, ये बात भी याद रखना, के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए, ठीक है ना, किसी भी कण से संबंध उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है लेकिन विद्युत आवेश विपरीत होता है। अब देखो इसका जो विद्युत आवेश होगा ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, विपरीत होगा। उदाहरण समझ सकते हैं आप यहाँ से, के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रति इलेक्ट्रॉन के एक धनावेशित कण जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। सामान्यतः इसे रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से बनाया जाता है, समझ सकते हैं। जैसा कि आप पढ़ेंगे तब आपको चीजें और क्लियरिटी से समझ में आएगी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकण। ठीक है ना, चलो ये आपका एंटी पार्टिकल था। आइए यहां से, ठीक किया ना, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकण भाई याद रखना। चलो, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के में ऋणात्मक आवेश होता है। अब देखिए जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ऋणात्मक आवेश कितना होता है, अब समझते हैं ना, दोनों की वैल्यू यहां से याद हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान। चलो, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 का 19 कूलाम, कूलाम को आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, का ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे कि आप जानते हैं निगेटिव वैल्यू मतलब ऋणात्मक आवेश होता है, तथा जबकि इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का 31 kg। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन देखो द्रव्यमान की वैल्यू भी याद रखनी है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आप कंसीडर कर सकते हैं, प्लस की होगी नहीं, प्लस की देखो प्लस की होगी नहीं, -18 होता नहीं है, ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं क्या, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पढ़िए कि न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट भाई कह रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आपका केवल हाइड्रोजन नहीं होगा, किसमें, न्यूट्रॉन में। अब जस्ट इसका अपोजिट कह रहा है कि न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं, क्या होते हैं नाभिक में मौजूद, ठीक है ना, बताइए।
केवल और केवल उसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन। ठीक है ना, दोनों का सेम निकला, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। आइए, कह रहा है कि कौन सा परमाणु का उस उप परमाणु, ठीक है ना, कण नहीं है। कह रहा है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। नए शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कह रहा है कि फिर देखिए यहाँ से पॉइंट समझते हैं अपना, उसके बाद आंसर तो आप खुद दे पाएंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण हैं। ठीक है ना, समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण हैं। ठीक है ना, जबकि जीनान किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। जो आपका क्या है, जीनान, ये किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, बल्कि यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैस है। ठीक है ना, ये आपकी अक्रिय गैस होती हैं जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करती हाँ, चलो चलो, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जीनान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आई भाई, कह रहा है कि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। किसमें, प्रोटॉन में। आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, आपकी इसी यूनिट का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। यूनिट कौन चल रही है, यूनिट चल रही है आपकी सेकंड, और सेकंड यूनिट में ही चैप्टर नंबर सेकंड तक हम अभी पहुंच चुके हैं। करते हैं सॉल्व इसको। कह रहा है कि सेकंड नंबर चैप्टर का नेम क्या, बहुत ही प्यारा सा नाम है, प्यार वही नजरों से करना है सीन, उसके बाद करना है इसके क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक है ना, कह रहा है कि परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, कह रहा है परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल्स। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखो, कुछ एटॉमिक मास की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है तो फिलहाल के लिए तो मैं याद करवा दूंगा। अब उसके बाद कुछ अगर एग्जाम में आप पे एक्स्ट्रा कुछ पूछ लिया गया, कुछ अदर कुछ और कंसेप्ट बना दिया गया उस तत्व का नहीं, वो एलिमेंट नहीं यहाँ पे है, और आपसे कुछ दूसरे एलिमेंट की वैल्यू पूछ दी गई, तो भाई ऐसा केस में आपको क्या करना है, एक बार पीरियोडिक टेबल को ढंग से हर एक एलिमेंट को समझना है, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है वो भी उसी पॉइंट में आपको इंक्लूड करना है। तब तो आवर्त सारणी पढ़ने में मजा आएगा। कुछ नहीं, आपको आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ेंगे, 10-12 दिन में आपकी आवर्त सारणी हर एक तत्व के साथ अच्छे से आप खत्म कर देंगे। बहुत ही लंबा समय बता दिया, क्योंकि आप देखेंगे डेली एक एक 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटा ऐसे करके। ठीक है, 1 से 2 घंटे। सभी तत्वों के नाम, एलिमेंट जितने होंगे, रो कॉलम, कितने ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी आ जाएगा लास्ट कक्षा में। ठीक है ना, ऑर्बिट्स वगैरह सब कुछ, सारा कुछ सार आपको प्राप्त हो जाएगा। चीजों को टू द पॉइंट समझिएगा। चलो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। कह रहा है परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल। चलो, तो क्वेश्चन है आपकी स्लाइड में, कह रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसने द्वारा किया था। अब देखो, जो आपका कैथोड किरण है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पढ़िए, कह रहा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्ण नहीं है। वर्ण है नहीं पूछा है, कह रहा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्ण नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा। बताइए मेरे भाई, देखिए इसका पहले तो समझते हैं क्या है। आप पीछे प्रीवियस ईयर अभी कुछ समय पहले आप पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, तब वो आपके कौन से हैं, जे थॉमसन जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है मेरे भाई, आपसे कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्ण नहीं है। कह रहा है कि वर्ण नहीं है, इस बात पे थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं सभी एग्जाम्पल। कह रहा है कि नाभिक की उपस्थिति या परमाणु के आवेश या परमाणु के स्थायित्व या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो बताइए क्या सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी या बी, बताइए बताइए जल्दी से बताइए, क्योंकि ए और डी तो पहले ही ब्लेंडर हो जाएगा।
और परमाणु के आवेश, ऑप्शन नंबर बी तो आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। कह रहा परमाणु के स्थायित्व में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। परमाणु के स्थायित्व में, एटम के। चलो, कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्या? स्वर्ण, टाइटेनियम, या चांदी, या एल्यूमिनियम। अब आप जानते हैं स्वर्ण कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है, हमको भी कुछ याद आ रहा है। जब भाई याद आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, स्वर्ण, ठीक है ना। बाकी स्वर्ण की कहानी आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़िए और आप पढ़ लेना। कह रहा है कि सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण का, जो का आपका अल्फा कण है, इस पे कुछ प्रकीर्णन किया था। क्या प्रकीर्णन किया? ठीक है, कुछ प्रयोग आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीजों को, आप आगे सारा कुछ देख सकते हैं। टाइम को बेकार ना करते हुए चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलो, पॉइंट आपके लिखे, बस आपको चीजों को पढ़ना और समझना है। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक, या इलेक्ट्रॉन? बताइए 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 जल्दी से। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पढ़िए। कह रहा है कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों के एक पतली, हाँ, पर डाला गया था। फिर से पढ़िए। कह रहा है रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों के एक पतली, चांदी चादर कुछ वगैरह कुछ बात होगी, ठीक है ना, पर डाला गया था। चांदी की पत्ती, पन्नी, सॉरी, चांदी की पन्नी, या चांदी की प्लेट, या एल्यूमिनियम की पत्ती, या सोने की पत्ती? बताइए क्या होगा, चांदी या एल्यूमिनियम? आपको सोने से कुछ याद आ रहा है कि रदरफोर्ड में क्या प्रकीर्णन किया था सोने की पन्नी से या सोने की चादर से? बताइए, दोनों का ऑप्शन बताइए, कमेंट बॉक्स में छोड़े क्या? नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, बताएंगे तो अभी। चलिए, तो इसका तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या, न्यूक्लियस की बात आनी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका परमाणु में नाभिक, ठीक है ना। और इसका बताइए, सोने की पन्नी, ठीक है ना। कुछ माइंड थोड़ा रिमाइंड किया करिए, सोने की पन्नी। चलो, चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है बोर, अब बोर जी की बात आ गई। कह रहा है बोर ने, हाँ ये भी कुछ अच्छे से थे साइंटिस्ट, कहते हैं बोर ने एटम के मॉडल को की अभिधारणा, मतलब इन्होंने, किसने? बोर जी जो है, बोर के एटम, हाँ, के मॉडल की अभिधारणा, अभिधारणा मतलब हाइपोथेसिस, इन्होंने कुछ दी थी अपनी हाइपोथेसिस, ठीक है ना, के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है। बहुत उसमें ऊर्जा है, ठीक है, उसकी ऊर्जा को फोटॉन को अवशोषित कर देता है, ठीक है। ये भाई क्या कर दिया इसने, बताइए। तो इस चीजों को समझते हैं, इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन होगा, वो भी आपको बताते हैं। ये कह रहा है कि एक, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, या देखो, यह भीतरी कक्षा में जाता है, या यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। जब अगले बाहरी कक्षा में जाएगा तभी तो ये फोटोन को अवशोषित कर देगा। समझ में आया ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी को करते हैं टिक, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, स्लाइड में आपके दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्लाइड में आपके दो क्वेश्चन है। कह रहा है परमाणु का नाभिक मॉडल, हाँ, पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? बताइए। कुछ नया नाम इसमें दिख रहा है, कुछ नील्स बोर तो आप सुन चुके हैं, डमित्री मेडलीफ, ये आप कुछ नया सुनने को मिल रहा है, ठीक है ना। लुई पास्चर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये तो देखो, ये दोनों को नाम तो आप समझ सकते हैं, दोनों की चीजों को, मतलब कि इन्होंने अपनी क्या हाइपोथेसिस या परिभाषा दी थी, वो भी आप थ्योरी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए क्या कह रहा है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? हाँ, किसके द्वारा खोजा गया? तो आप जानते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी है ना, बहुत ही प्यारे से, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है नेक्स्ट, इसी स्लाइड में क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स का
जनक माना जाता है? किसका? न्यूक्लियर फिजिक्स का, नाभिकीय भौतिकी का। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, और हो सकता है कि रिपीटेड टाइम में पूछा जा सके। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? आप जानते ही हैं, रदरफोर्ड जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं हम। ठीक है ना, इसको करते हैं सॉल्व। और आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो कि था, बहुत ही कम क्वेश्चन से पूछे गए हैं। जितने भी पूछे गए थे संभावित क्वेश्चन, सभी आपका सोल्यूशन आपने सबका देखा। अब चलते हैं सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3। कह रहा है परमाणु कक्षा ऊर्जा स्तर। ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिट एनर्जी एंड लेवल। चलो इस कंसेप्ट भी करते हैं सॉल्व, चले ना। चलो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है इसका, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर सेकंड। बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको पीरियोडिक टेबल की जो फोटो होगी माइंड में प्रिंट होनी चाहिए। चलो कह रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है ना, अब आप समझ पाएंगे। चलो यहां से पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आप बताते हैं कि 2n की पावर 2। ठीक है ना, चलो आइए देखो। बोर बरी, हाँ समझते हैं क्या? बोर बरी योजना, बोर बरी योजना जो आपको स्कीम है इसकी समझते हैं। बोर बरी स्कीम के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती वो होती है 2 × n²। ठीक है ना, रेड पेन से इसको करें तब ज्यादा दिखेगा। 2 × n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है ना, कक्षा की संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ पाए ना? चलो ऑप्शन नंबर डी, 2 × n²। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई देखना, कुछ आपके KLMN, कुछ आपके अल्फाबेट नेम होते हैं और मतलब सिंबल होते हैं, उनकी वैल्यू आपकी पीरियोडिक टेबल के अनुसार कुछ होती है, तो आपको उन चीजों को देखना है और समझना है। कह रहा है एम कक्षा जो आपका एम कक्ष मतलब एम का जो ऑर्बिट है में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहां से समझना, सबसे पहले कक्ष निम्नलिखित होते हैं। ठीक है ना, कक्ष आपके निम्नलिखित होते हैं। अब देखना कौन से, KLMN में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न होती है। ठीक है ना, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × n² के बराबर होती है, किसी भी। ठीक है ना, जहां n की वैल्यू क्या होती है, k कंसीडर कर सकते हैं ना, k किस ऑर्बिट में, KLMN, और जब इनकी वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, k आप देखेंगे 1, L2, M3, N4। समझ पाए ना? इसको इससे डिकोड करना है। ठीक है ना, चलो दिया गया कोश, हाँ आपको दिया गया जो कोश है ना, कोश मतलब ऑर्बिट कक्षा m का अर्थात जो कि जानते n की वैल्यू पहले तो आप फाइंड कीजिए। आप देखिए m 1 2 3 मतलब m 1 2 3 मतलब तीसरे यहाँ पे आ रहा है ना, तो m की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। m की वैल्यू आपकी 3, जब आपकी n की वैल्यू जब आपकी मेरे भाई 3 आ गई, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है 2 × n²। n की वैल्यू आपकी जब 3 आ गई तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 9 2 जा 18, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, चीजों को समझना है और देखना है बहुत ही प्यार भरी नजरों से। ठीक है ना, चलो चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है मेरे भाई 256 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एम सतह, हाँ जो कि इसका ये कौन सा सेल है, एम सेल है। ठीक है ना, में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जस्ट आपने अभी सॉल्व किया कि क्या, आप देखिए यहां से फिर से लिखते हैं KN = KLMN। ठीक है ना, फिर से लिखिए तब आपको याद आएगा। N = KLMN।
किससे डिकोड किया था? आपने डिकोड किया था ऐसे, इसको 1 2 3 एंड 4। समझ पाया ना भाई मेरी बात? अब कह रहा है कि m, और फार्मूला आपका क्या होता है किसी भी कक्षा में, होता है आपका 2 × n²। और m कितना है आपका 3। एज अ सेम, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन बन गया 2 × 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, और 9 और 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर आपका 18 कहाँ, ए पे, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि एन कोस में, मतलब एन का जो ये आपका एन सेल है ना, एन वाला, में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हाँ, अब देखना, बड़ी सी लैंग्वेज है, इसको पहले तो समझते हैं। आपको समझना क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, इसका आपको काम ही नहीं है, बस आपको देखना है। और कहाँ तक देखना है? यहाँ तक, ठीक है ना? बस चीजों को पढ़ना है, ठीक है ना? उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, बाकी चीजें आप पढ़ लेना। फिर आप जानते हैं कि क्या एन की बात हो रही मेरे भाई, क्या एन की? फिर से लिखते हैं ना, लिखते हैं, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं ना बाबू भैया, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक ठीक है ना? डायलॉग अच्छा है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, नया आप सीख लो, ठीक है? एन इज इक्वल टू K L M N, ठीक है ना? एन 1 2 3 4 कह रहा है कि एन, एन कहाँ है भाई मेरे? आपका ये 4। फॉर्मूला क्या होता है आपका? होता है कंसेप्ट 2 × n स्क्वायर, ठीक है ना? सॉरी, 2 × n²। एन की वैल्यू आपकी 4 हो गई, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। भाई स्क्वायर आपको 1 से लेके 30 तक तो आना ही चाहिए, और क्यूब की बात हुई तो 1 से 20 तक आपको बाय हार्ट माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके प्रिंट होने चाहिए। जो कि कहीं भी रिकॉल करने को हुआ तो आपने पीछे से उठाया और ऐसे किया, हाँ ये है, ठीक है ना? चलो, और उसी के साथ साथ सारे स्क्वायर फिर से आपको लर्न कर लेने हैं। चलो, और 16 दूनी 32, हाँ 16 2 जा 32। ऑप्शन नंबर 32 जहां पे दिख रहा है जल्दी से क्लिक कर दो। ए बी नहीं, डी नहीं, और ये है ना बी वाला, ठीक है ना? मजा आई? बहुत इजी है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। बाकी सोल्यूशन आप देख सकते हैं, हमारा वाला बहुत ही प्यारा सा है। चलो आइए, कह रहा है कि 258 नंबर, 259 नंबर क्वेश्चन, दोनों को पढ़ते हैं। कह रहा है एन कोष में, कौन से एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके साथ साथ ये उसका भी आवाज देना, जवाब देना आपको कि तीसरी कक्षा को, कौन सी कक्षा? तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। अब जानते हैं आप पहली कक्षा, K L M N। समझ सकते हैं ना मेरी बात को? देखो, नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिखते हैं ना, अब दिखेगा। आप अपनी अभी धारणा बताइए, हम प्रूफ करके बताएंगे आपको। कह रहा K L M N, वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 कक्षा में, ठीक है ना? मतलब सेल में। अब मेरे भाई पहले वाले को आप आंसर दे सकते हैं कि कह रहा है एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें? एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप जानते हैं एज अ सेम, ये भी आप जब सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आपकी कितनी है? 4। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला होता है आपका 2n²। एन की वैल्यू आपने लेट की, कितनी लेट की? यहाँ से किस सेल में? आपके 4 वाले सेल में। 4 का स्क्वायर आपका 16 × 2 आ जाएगा आपका 32। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। 258 की तो बात होगी, बहुत ही अच्छा। अब बस उसी को इसमें डिकोड कर देना है। जो आपके अल्फाबेट है ना, उनको कंसीडर कर देना आपको डिजिट्स में, ठीक है ना? और डिजिट से अगर इसमें पूछ लिया जाए अल्फाबेटिकल अल्फाबेट में, तो भी आप बता सकते हैं ना, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है ना? ये आपका 100% ट्रूथ होगा, ठीक है ना? चलो, तो बताइए क्या हो जाएगा? कह रहा है कि तीसरी कक्षा भाई, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, ऐसे देखो, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और ये फोर्थ सेल। तीसरी कक्षा की बात हो रही है। वैल्यू कितनी होगी इसकी? 3, और डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एम से। ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ में आई ना चीजें? चलो, ये वाला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आइए 260 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा, समझते हैं ना, एक ही बार में इसको तोड़ेंगे। कह रहा तीसरे सेल में, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। कह रहा तीसरे सेल में, बताइए तीसरे सेल में भाई क्या, देखो फर्स्ट सेल में आपकी कितनी होती है, देखो के एल एम एन, 1 2 3 और 4। अब समझना, अब कह रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, बताइए। तो चीजों को यहां से पहले तो आपको समझना है, ठीक है ना। सब जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु की जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ठीक है ना, समझ सकते हैं। और चीजों को मतलब और गहराई से समझिए यहाँ से, कह रहा है इन ऊर्जा स्तर या कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर क्रमशः के एल एम एन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, से दर्शाया जाता है, ठीक है। बोर बरी नियम के अनुसार परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है 2 × n² के रूप में होती है, जहाँ n = 1 2 3, ठीक है ना, इत्यादि, अर्थात k = 1, ठीक है ना, l = 2, m = 3 और n = 4, ऐसे चलता रहता है ये। अब देखो पहली सेल की बात होती है क्या, फर्स्ट कक्षा की सेल, फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट सेल, ऐसे ही कंसीडर कर लो फर्स्ट। कह रहा पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 × n², 2 पहली कक्षा की बात है, 1 का स्क्वायर 1 = आपका आया 2, और समझते हैं। अतः कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी आपकी 2, ठीक है ना, कितनी 2, क्योंकि देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका के लिए, k = 2n², n की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 × 1 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, तो 2, k की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ से सेकंड वाले को, कलर चेंज कीजिए, ठीक है ना, सेकंड वाले में, सेकंड वाले दूसरी कक्षा, हाँ दूसरी, दूसरी कक्षा n = वैल्यू आप कितनी लेंगे, आप दूसरी पहुंचेंगे ना, 2 लेंगे, में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, फार्मूला कंसेप्ट क्या बनेगा, 2n², 2 × n की वैल्यू रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। अतः l के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी आपकी 8, आप देखिए यहाँ पे l = हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, फिर देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ से फिर आपकी बात हो रही है तीसरी कक्षा, हाँ थर्ड सेल, क्या तीसरी कक्षा, अब n की वैल्यू कितनी लेंगे, आपकी थर्ड लेनी है, लेट किया कितने थर्ड में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, कंसेप्ट क्या बनेगा, 2n², 2 × 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 9, 9 2 जा 18, करेक्ट। तीसरी कक्षा में n के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो जाएगी आपकी 18, मतलब 18, किसके, m के लिए, m = 18, समझ में आया ना, बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 18 जहां पे दिख रहा है उसी को कर दीजिए मेरे भाई क्लिक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा, सी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई आपसे, कह रहा है किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा, किसके, के सेल में सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, किसमें, के में, जस्ट आपने सॉल्व किया। इसके बाद एम वाला भी बता दीजिए कि एम कक्ष, हाँ मतलब सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकने वाले या कर सकने वाली कितनी वैल्यू होगी, बस आपको वैल्यू बतानी है। तो जस्ट आपने अभी क्या निकाला, के के लिए आपने 2 निकाला, एल के लिए 8 निकाला, एम के लिए 18 निकाला, के एल एम, इसके लिए आपने 2 निकाला, इसके लिए आपने 8 निकाला, इसके लिए आपने 18 निकाला, ठीक है ना, ये तो निकाला भाई, देखिए के लिए 2, एल के लिए 8 और एम के लिए 18, के लिए 2, एल के लिए 8 और एम के लिए 18, ठीक है ना। और बस अब आप आंसर दे सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसकी बात हो रही है आपकी, के लिए क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखिए एम कक्षा में, तो एम के लिए आप देखिए कितना होगा 18, एम के लिए 18, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी परमाणु में एम कोष में समायोजित किए जा
सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? किसमें? m की बात हो रही है। और इसके साथ साथ बड़ी कि l कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, m और l की बात हो रही। भाई बता दीजिए, बहुत ही प्यारा। ये हम सोच रहे कमेंट बॉक्स में बताएं, मतलब छोड़ दें क्या? नहीं, चलो बता ही देते हैं चलो, तो इसकी जानते m की बात हो रही है आपकी, तो 18 हो जाएगा। l की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। एनी डाउट? चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 265 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, 13 है, तो इस तत्व, हाँ, अब इस एलिमेंट में क्या पूछ रहा है कि कितने सेल होते हैं? आप समझते ना, यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 13। और किस तत्व की बात हो रही थी आपकी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या होता है आपका 13। ये भी याद कर लेना, ठीक है ना। इस तत्व में 3 सेल, इस तत्व में 3 सेल कौन कौन से? के एल एम होते हैं। चूंकि प्रथम कक्षा कौन सी है? के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड द्वितीय कक्षा आपकी एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 8, तथा तृतीय कक्षा एम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 18 होती है। अर्थात एल्यूमिनियम, इसको किस सिंबल से लिखते हैं? एल्यूमिनियम को आपको कैपिटल और स्मॉल एल से, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, जिसकी परमाणु संख्या आपकी कितनी होती है? 13। इसके परमाणु की पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा के एल माने 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा जो कि आप जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कुल आपके 13 एलिमेंट, मतलब कि 13, कंक्लूजन पूरा 13 निकला जोड़ने के बाद, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। लास्ट वाला पूछा गया था कि लास्ट में कितने होंगे आपके जब 13 होता है, हाँ, मतलब 13, सॉरी 10 तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, फिर उसके बाद बचा 3, ठीक है ना, और 3 ही लेंगे उसमें। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा के चतुर्थ, हाँ, स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताइए। अब देखिए यहां से इसको बस देखना कि परमाणु की किसी कक्षा अथवा ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, आप जानते हैं क्या? आपने कंसेप्ट पढ़ा है 2 × n², 2 × n² हो सकती है, जिसमें n उस कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है ना, क्वांटम संख्या है। अतः चतुर्थ कक्षा या ऊर्जा स्तर, चतुर्थ कक्षा या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी आपकी? सबसे लास्ट में वो आपकी 32 हो सकती है, ठीक है ना, जो कि आप जानते हैं। अब इसको बस सॉल्व कीजिए, 2 × n²। अब किसकी बात हो रही थी कि कौन सी ऊर्जा? चतुर्थ, मतलब चतुर मतलब 4। n की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे आप? n = आप 4। और कंसेप्ट क्या पढ़ा है आपने कि 2 × n², 2 × n², 2 × n², 2 आपका एज इट इज रह जाएगा। n की वैल्यू आपने कितनी ली? 4, 4 का करना है आपको स्क्वायर, कितना होता है? 16, ठीक है ना। और 16 दूनी कितना हो गया आपका? 32। और जहां 32 आपको दिख रहा है वो कर दिए टिक, आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, एज ए सेम उसी प्रकार फिर आप देखेंगे, कह रहा है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र पर निर्भर है। कौन से सूत्र पर? आप जानते हैं 2 × n²। फिर भी समझते हैं। अब इसके बाद कंक्लूजन क्या निकल के आता है थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इस फॉर्म में आप देख पाते हैं कि बराबर होती है, ठीक है, जहां n = क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि आपको 1 2 3 4 सेल हो गए, ठीक है ना। अल्फाबेट जो कि किससे डिकोड करते हैं? KLMN, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे आपका ये एक्सेट्रा चलता रहता है। अब आते हैं किसी भी उपकोष, मतलब कि सब सेल की बात हो रही है। सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपके देखो बन जाएगा 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2l+1, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब इसके कहते हैं उपकोष। उपकोष मतलब S ब्लॉक, नाम सुना होगा, SPDF, और F का आपका एक्टेनाइट और लेंथेनाइट
सीरीज में जब डी ब्लॉक देखेंगे तो वहां पे इसको रखना संभव नहीं हुआ, वहां से उठा के आपका एफ ब्लॉक का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एस पी डी और उसके नीचे आपका एफ ब्लॉक। कमेंट बॉक्स में बताना है कि एफ ब्लॉक में आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। बाकी अपनी चीजों को समझते हैं कि क्या पूछा गया था, कह रहा था वो आपका कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आपकी फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि 268 नंबर क्वेश्चन, और देखो इस स्लाइड में आपके दो क्वेश्चन है, दोनों को पढ़ते हैं और करते हैं सॉल्व। कह रहा है एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस सूत्र से निर्धारित किया जाता है या दर्शाया जाता है। आप जानते हैं बार बार आपसे ये खेल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अभी कुछ आपने पढ़ा था बताइए, 2n तो आपके हर एक कोष हर एक एलिमेंट के लिए होता था। अब कह रहा है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र द्वारा की जाती है। 2n तो आपका होगा नहीं, ठीक है ना, और उसके बाद n आपका होगा नहीं, ये आपकी संख्या की बात होगी ना। 2n स्क्वायर होगा या आपका 2n प्लस 1 होगा, बताइए क्या होगा। हाँ आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो चलते हैं, वो तो आपका क्या होगा जो कि एसपीडीएफ जो पढ़ना था उसके लिए था, अब उसकी बात तो यहाँ पे की नहीं जा रही है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट मेरे भाई आपका इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है जो कि करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के जितना कुछ भी पढ़ा है सारा कुछ आपको रिकॉल करना है, चीजों को टू द पॉइंट समझना है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। जितना भी आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल चाहिए फ्री में, तो सारा आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल आपको मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएंगे तो वहां से आपको टेलीग्राम और अदर जो सोशल मीडिया सारा कुछ आपको वहां पे सभी की वेबसाइट आपको दिख जाएंगी, जिसकी आपकी जरूरत हो वहां से आप क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।